हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो एग्जाम हुआ है हाल ही में 28 जुलाई को CSIR नेट का एग्जाम जो हमारा हुआ था। अच्छा हुआ है, उसके आंसर की भी आ चुकी है, आपने आंसर की मैच कर ली होगी अपनी। तो उनके हम सॉल्यूशंस के बारे में आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। ओके, तो पार्ट ए जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है, बेसिकली अभी के लिए उसको हम स्किप करके चलते हैं। हम सिर्फ करेंगे भी फिजिक्स की बात। देन फिजिक्स का पेपर जैसे कंप्लीट होता है हम उसके बाद पार्ट ए भी हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में हम बात करेंगे पार्ट बी की। ठीक है, पार्ट बी के अंदर क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे और किस तरीके से उनको हमें सोल्व करना था, क्या उनकी अप्रोच वो पूछी गई थी एग्जामिनर द्वारा, जो हम देने में कोई सफल भी हुए और कोई असफल हुए। तो शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हैं। पार्ट बी हमारा कहां से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 जैसे कि हर बार होता है, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्वेश्चन 21 हमारा था, ए रेफ्रिजरेटर कैन बी थॉट थ्रू टू बी ए रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन T2 एंड T1। T2 एंड T1 हमें दे रखा था, T2 दे रखा 20 डिग्री सेल्सियस एंड T1 दे रखा है हमें 10 डिग्री सेल्सियस। द वर्क नीडेड टू रन दिस इज सप्लाइड बाय अनदर इंजन। मतलब अब जो इसको मतलब वो ही है ना कि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है हमारा कि 20 डिग्री दे रखा है हमें और 20 डिग्री को हमें -10 डिग्री के अंदर करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बाहर से एक वर्क देते हैं। ठीक है, बाहर से उसको कुछ कार्य कराया जाता है। अब जो बाहर से उसको वर्क दिया जा रहा है वो किसके थ्रू दिया जा रहा है? एक अलग इंजन के द्वारा, जो अलग एक इंजन है उसके द्वारा। दैट टेक इन एनर्जी एट द रेट ऑफ 500 वोट। ठीक है, जो अलग इंजन है उसकी जो एनर्जी रेट है वो कितनी है? 500 वोट। एंड रन विद 50% एफिशिएंसी, 50% एफिशिएंसी के साथ वो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। इफ द रेफ्रिजरेटर फ्रीज 5 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर का क्या काम है? वो 5 किलो हमारे पास आइस है उसको फ्रीज कर रहा है, सॉरी 5 किलो वाटर है उसको फ्रीज कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इसको चेंज करने में, मतलब जो पानी को जमा रहा है उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी है। तो इसके अंदर हमें गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी है? इसमें गिवन क्वांटिटी हमें दे रखी है, तो पहला T1 हमें दे रखा है -10 डिग्री सेल्सियस, T2 दे रखा है हमें 20 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो द एफिशिएंसी ऑफ अनदर इंजन। जो दूसरा इंजन है उसकी एफिशिएंसी में दे रखी है यहाँ पे 50%, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.5। एंड द लेटेंट हीट, जो वाटर से आइस में हम फ्रीज कर रहे हैं वो लेटेंट हीट हमें यहाँ पे गिवन है 334 किलो जूल पर केजी। इंजन की जो रेट है वो हमें क्या दे रखी है? एट द रेट ऑफ 500 वोट। ठीक है, मास हमें दे रखा है 5 kg। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें हमें दे रखी है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो एनर्जी हमें चाहिए होगी पानी को, 5 किलो हमारे पास पानी दे रखा है, 5 kg जो वाटर है हमारे पास, वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे 0 डिग्री पे तो उसके लिए हमारे पास जो लेटेंट हीट होगी वो कितनी चाहिए होगी? सॉरी, लेटेंट हीट 0 डिग्री पे अगर कोई पानी है हमारे पास तो उस 0 डिग्री को फ्रीज करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो हमारे टेम्परेचर्स होते हैं इनको हम किस में लिखते हैं? केल्विन के अंदर। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? -10 प्लस 273 दैट इज 263 एंड देन ये एज इट इज इसी की तरह हो जाएगा हमारे पास 293। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पानी को जमाने में स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें पानी को जमाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, सो हीट रिक्वायर्ड टू फ्रीज the 5 kg of water at 0 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए हीट कितनी चाहिए होगी हमें? रिक्वायर्ड जो हीट होगी वो हमें चाहिए यहाँ पे, जो होती है एम एल। एम क्या होता है हमारे पास? मास। एंड एल हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे? सिंबल हमारे पे दे रखा था QL के रूप में, लेटेंट हीट 5 इंटू 334 दैट इज हमारे पास हीट कितनी हो जाएगी? 1670 किलो जूल पर केजी। ओके, ये तो हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड हीट, इतनी हीट हमें
चाहिए ही चाहिए, मतलब इससे ना कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा हो सकती है बट इससे कम हीट तो हमारे पास नहीं चाहिए, इतनी तो हमें चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा था यहाँ पे एक वर्क का पूछ रहा है कि लाइक बाहर से हमारे पास वर्क कराया जा रहा है, ठीक है, बट रेफ्रिजरेटर को रन करवाने के लिए, मतलब रेफ्रिजरेटर में ये हीट जो 20 से -10 आ रहा है ना, उसके लिए कितना वो चाहिए वर्क, तो उसके लिए वर्क जो हम निकालते हैं वो कहां से निकालेंगे हम यहाँ पे, ये तो रिक्वायर्ड हीट होगी। सेकंड स्टेप 2 हमारे पास आ जाएगा वर्क रिक्वायर्ड बाय द रेफ्रिजरेटर। वर्क रिक्वायर्ड बाय द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का जो वर्क निकालते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हम करते हैं वो किससे करते हैं, हम सीओपी का यूज करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा क्या होता है क्यूसी डिवाइड्स में ओमेगा। क्यूसी जो होता है हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये जो रिक्वायर जो हीट होगी ना उसी को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्यूसी जो कूलिंग होता है, रिक्वायर हीट, इतनी हीट तो हमें चाहिए चाहिए, और ये ओमेगा जो किसके बराबर होता है, ये टीसी डिवाइड्स में टीएच माइनस टीसी। अब टीसी क्या है, जो लो टेम्परेचर है, एंड टीएच क्या है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास पता है लो टेम्परेचर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, टीसी हमें ये गिवन है, टीएच हमें ये गिवन है। सो यहां से हम निकालना क्या है, हमें वर्क निकालना है ओमेगा की, सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ओमेगा सॉरी डब्ल्यू इक्वल्स टू में क्यू रिक्वायर इनटू में टीएच माइनस टीसी डिवाइड्स में टीसी, विच इज क्यूसी हमें दे रखा है यहाँ पे 1670 एंड किलो जूल के अंदर दे रखा है, तो जूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ इनटू टीएच माइनस टीसी। टीएच हमें कितना दे रखा है 293, टीसी हमें कितना दे रखा है 263 डिवाइड्स में 263। तो यहां से जब हम वर्क को सोल्व करेंगे, वर्क हमारा जो आएगा कंप्लीटली ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 190,494.3 जूल। ठीक है, अब ये क्या आ गया, इतना हमें जो बाहर से इंजन से हम इसको जो वर्क दे रहे हैं, जो अदर इंजन है उससे जो वर्क दे रहे हैं वो इतना हमारे पास यहाँ पे वर्क आ जाता है ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, इतना हो गया। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, ये इसने टाइम पूछा है कि टाइम कितना लगेगा फ्रीज करने में। ठीक है, ठीक है, अब एक तो जो बाहर से आ रहा है एक्सटर्नल जो सोर्स है, वहां से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है ना, इनपुट एनर्जी वहां से दे रहे हैं, वो कितनी आ रही है 500 वोल्ट, एफिशिएंसी उसकी कितनी है 50%। ठीक है, तो आउटपुट वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो कितना हुआ जो रेफ्रिजरेटर को रिक्वायर्ड है। अब हम चलते हैं जो आउटपुट सोर्स हमें दे रखा है वहां पे, आउटपुट सोर्स पे हमें जो एफिशिएंसी दे रखी है, आउटपुट सोर्स पे जो हमें एफिशिएंसी दे रखी है वो किसके टर्म में दे रखी है, पावर की टर्म में दे रखी है, डब्ल्यू दे रखी है ना वोट के टर्म्स में। तो जो एफिशिएंसी हमारी होगी, बेसिकली एफिशिएंसी हम देखते हैं हीट की टर्म्स में देखते हैं, लाइक जो आउटपुट सोर्स है। ठीक है, स्टेप थर्ड, फॉर एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स के लिए हमें क्या दे रखा है, इनपुट पावर क्या दे रखा था, रेट 500 वोट। ठीक है, एफिशिएंसी क्या दे रखी है हमें 50% विच इज 0.5। ठीक है, हमें निकालना है आउटपुट पावर, जो एक्सटर्नल से जो आउटपुट पावर होगी वो कितनी होगी। सो वो कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी क्या होती है, इनपुट पावर डिवाइड्स में आउटपुट पावर। ठीक है, इनपुट पावर डिवाइड्स में आउटपुट पावर। ओके, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, आउटपुट पावर डिवाइड्स में इनपुट पावर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.5 इक्वल्स टू में आउटपुट पावर डिवाइड्स में इनपुट कितनी दे रखी है 500 वोल्ट।
सो हमारे पास जो आउटपुट पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 500 इंटू 0.5 विच इज 250 वोट। ये किस में आ रहा है हमारे पास, वोट के अंदर आ रहा है, ये किसके अंदर आ रहा है, जूल के अंदर आ रहा है। मतलब एक तरीके से ये किस में आ रहा है, जो वर्क है ये एज ए एनर्जी के रूप में आ रहा है, ये हमारे पास किस में आ रहा है, एज ए पावर के रूप में। अब पावर और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है वो हम सबको पता होता है। हमारे पास जो एक तो पावर आया आउटपुट, और हमारे पास कितना आया था वर्क जो आया था, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी आई थी, वो कितनी आई थी 190494.3 जूल। राइट। लास्ट स्टेप, स्टेप 4, हमसे पूछा है यहाँ पे टाइम रिक्वायर कितना होगा। ठीक है, कितनी पावर सप्लाई हो रही है, आउटपुट पावर जो आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है 250 आ रही है, चाहिए कितनी, मतलब वर्क कितने पे हो रहा है, इतने पे हो रहा है, या एनर्जी इतनी चाहिए होगी, रिक्वायर एनर्जी जो होगी, तो टाइम कितना लगेगा इसके अंदर, वो हमारा होता है पावर इक्वल्स टू में होता है एनर्जी डिवाइड्स में टाइम, या फिर W डिवाइड्स में T। सो W इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा P इंटू, सॉरी हाँ हमें W नहीं निकालना, हमें T निकालना है। सो T इक्वल्स टू हो जाएगा W डिवाइड्स में P। W हमारे पास है, आउटपुट पावर P मान लो इसको, तो P हमारे पास गिवन है, तो W कितना हो जाएगा 190494.3 डिवाइड्स में 250, विच इज, हम यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो मान लो आप यहाँ पे ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 250 है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम 1904.43 डिवाइड्स में 25। सो 25 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 455, 7 175 करेंगे तो 15 यहाँ पे ऐड ऑन होंगे 0.977, और ये किस में आएगा हमारा सेकंड के अंदर। ठीक है, बट ऑप्शन में हमारे पास किसमें पूछा है, ये हार्स के अंदर पूछा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हार्स के अंदर जस्ट कन्वर्ट करेंगे तो इसको कितना लिख देंगे 761.9772 डिवाइड्स में 3600, विच इज इक्वल टू 0.212, जो कि हमारा ऑलमोस्ट हो जाएगा 0.2 हार्स। ऑप्शन था ये, ऑप्शन नंबर जो भी होगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हुआ है। समझ में आ गया, अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 22। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए एंड ए स्क्वायर लूप ऑफ रेडियस बी, सॉरी साइज बी, आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर, बोथ कैरी करंट आई एज शोन इन द फिगर। दोनों के दोनों आई करंट कैरी कर रहे हैं। द टॉर्क exerted on the square loop by the circular loop, मतलब स्क्वायर लूप की वजह से सर्कुलर लूप के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। राइट, तो हमें ये चीज निकालनी है यहाँ पे। तो बेसिकली एक चीज याद रखना, जब हम स्क्वायर लूप के लिए निकाल रहे हैं, स्क्वायर लूप के लिए जब हम टॉर्क निकाल रहे हैं, तो जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ना, वो किसका लगेगा, सर्कुलर लूप वाला मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। राइट, हाँ तो ठीक है, करते हैं इसको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक सर्कुलर लूप हमें दे रखा है इसी तरीके से था ना, हाँ। एंड इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, ए, जेड डायरेक्शन के अंदर है, एंड करंट इसमें फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, एंड इससे आर डिस्टेंस पे हमें दे रखा है एक स्क्वायर लूप। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, ये वाली आर, और ये साइज हमें दे रखा है बी,
और इसमें करंट का फ्लो हमें हो रहा है कुछ इस तरीके से, लूप दे रखा है, ये दे रखा है, एंड एक कंडीशन हमें दे रखी है आर इज मच ग्रेटर देन ए और बी। ए और बी दोनों से आर क्या है, ज्यादा है। हमें पूछा है यहाँ पे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है हमारा, बेसिकली जो टॉर्क होता है वो होता है, इसके ऊपर पूछा है ना, तो मान लो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या है, m1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, इसका m1 है, दूसरे का m2 है। ठीक है, जो जो टॉर्क हमारा होगा वो कितना होगा, m2 इंटू में v1 वेक्टर, m2 वेक्टर इंटू v1 वेक्टर। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है दोनों के लिए, स्क्वायर लूप के लिए और सर्कुलर लूप के लिए। तो सेम स्टेप फर्स्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट, एट स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप के ऊपर ये वाला। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, करंट इनटू में एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है ना, करंट इनटू एरिया। ठीक है, अब करंट हमें क्या दे रखा है, मान लो इसका करंट क्या है हमारे पास, करंट का आई थिंक यहाँ पे अलग अलग नहीं दे रखा, दोनों के ऊपर सेम करंट है यहाँ पे, राइट। दोनों के ऊपर हमें देख के लिख रखा है इसने, बोथ कैरी करंट आई एस शो इन द फिगर, दोनों के दोनों करंट क्या है, आई कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्क्वायर लूप के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा m2 वेक्टर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट क्या है इसकी आई इंटू में एरिया जो होगा, कंप्लीट एरिया स्क्वायर लूप के लिए वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी स्क्वायर। ठीक है, एंड इसमें क्या दे रखा है, वाई डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर लूप का एरिया ये होता है ना, और डायरेक्शन इसकी शो कर रखी थी हमें वाई कैप में। इक्वेशन नंबर 1। सेम एट फॉर सर्कुलर लूप, एट सर्कुलर लूप m1 वेक्टर इक्वल्स टू में, m1 किसके लिए था, इसको सर्कुलर लूप के लिए। सर्कुलर लूप का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे a, तो पाई a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आई पाई a स्क्वायर, और ये इसका जो डायरेक्शन हमें दे रखी है जेड कैप में, यहाँ पे आई क्रॉस बी कर लो, या फिर इसको डायरेक्ट अपन लिख देंगे आई बी स्क्वायर वाई कैप। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया, m2 आ गया हमारे पास। अब निकालना है हमें b1। b1 जो बेसिकली होता है, जैसे कि हम उसमें निकालते हैं ना डाइपोल मूवमेंट के अंदर, सेम एज हमारे पास यहाँ पे भी आता है ये, जब दो चीजें हमें यहाँ पे गिवन हो। ठीक है, क्या क्या स्टेप सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1, B1 का जो फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, वो हमारे पास क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर क्यूब m1 वेक्टर डॉट आर वेक्टर, आर कैप, और यहाँ पे 3 माइनस m1 वेक्टर। ठीक है, ये वाली चीज होती है हमारे पास। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, m1 आ गया, आर कैप आ गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं पहले। तो आर कैप जो दे रखा है, सिंस आर कैप क्या होता है हमारे पास, आर वेक्टर डिवाइड्स में आर, राइट। ठीक है, एक मिनट के अंदर है जेड डायरेक्शन में, हमारी डायरेक्शन है, जो आर होगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब आर किस डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे होगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर। जो ये आर होगा, आर कैप जो होगा हमारे पास, एक्स वेक्टर हमें किसमें दे रखा है, एक्स क्रॉस आर वेक्टर में। ठीक है, आर क्रॉस एक्स कैप के अंदर, तो आर कैप क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एक चीज और गिवन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन। तो जो हमारा आर वेक्टर है ये हमारा बेसिकली आर एंड एक्स डायरेक्शन के अंदर है, एक्स कैप के अंदर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डिवाइड्स में आर इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स कैप। सो आर कैप हमारा क्या आ जाएगा, एक्स कैप डायरेक्शन के अंदर,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, M1 का डॉट प्रोडक्ट करना है। M1 हमें क्या दे रखा था यहाँ पे, मतलब एंड सिंस M1 डॉट आर कैप, M1 क्या दे रखा है हमें, ज्यादा ना लेके सीधा देखते हैं। M1 दे रखा है हमें जेड कैप डायरेक्शन में, ये दे रखा है हमें एक्स कैप डायरेक्शन में, विच इज इसकी वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारे पास ओनली क्वांटिटी कौन सी बचेगी, M1 वाली, ये वाली। तो ये डायग्राम मैं रफ कर देता हूं अभी के लिए। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 की वैल्यू ये आ जाएगी म्यू नॉट डिवाइड्स में 4 पाई आर क्यूब माइनस M, ये वाली माइनस आई पाई ए स्क्वायर जेड के। ऑलराइट, ये हमारे पास क्या आ गई, B1 की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 3 हमें निकालना था टॉर्क। सो टॉर्क इक्वल्स टू में M2 इंटू में B1। M2 क्या दे रखा है, आई बी स्क्वायर पाई कैप इंटू में म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आर क्यूब माइनस में आई पाई ए स्क्वायर जेड कैप। सो टॉर्क हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, वाई कैप क्रॉस जेड कैप होता है एक्स कैप, एंड यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई क्यूब माइनस साइन आ जाएगा, आई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पाई एंड एक्स कैप। ऑप्शन मैच हो रहा है कोई, या देयर इज एन ऑप्शन नंबर 4। एक्स डायरेक्शन के अंदर जो दे रखा था आर कैप, हमारा आर वेक्टर जो दे रखा था सारा एक्स डायरेक्शन में था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होता है, कंप्लीटली मैच होता है, ये पूरा आंसर था, ये इसका पूरा सॉल्यूशन था जो हमें करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है, ए स्पिन हाफ सिस्टम इज प्रिपेयर्ड इन द इनिशियल स्टेट, साइन दे रखा है हमें √3/2 अप कैप प्लस में 1/2 डाउन, where up and down are eigenstates of Sz with eigenvalue plus h cut by 2 and minus h cut by 2 respectively. A measurement of Sz का measurement करते हैं, is follow by a measurement of xx on the system. What is the probability that the measurement of xx yield a value plus h cut by 2? मतलब हमें क्या देखना है, बेसिकली हमें यहाँ पे प्लस एच कट बाई 2 और माइनस एच कट बाई 2 के लिए जेड एस जेड के लिए दे रखा है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस एक्स के लिए, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस जेड के लिए निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि एस एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। आई थिंक आपका हो गया। हमें फंक्शन क्या दे रखा है, ठीक है। हमें पहले दे रखा है कि एस जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते कि एस जेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, है ना। सो प्रोबेबिलिटी में भी दो चीज होंगी, एक तो एच बाई प्लस एच कट बाई 2 के लिए निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे माइनस एच कट बाई 2 के लिए, ठीक है। तो प्लस एच कट बाई 2 किसके लिए होगा, हमारे पास यहाँ पे अप स्टेट के लिए आता है, एस जेड के अंदर अप स्टेट के लिए अंदर आता है ना एच कट बाई 2। तो यहां से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P1 जिसको हम नोट करते हैं और P1 जेड मानो इसको, ये हमारे पास हो जाएगी √3/2 का मोड का स्क्वायर राइट विच इज 3/4, एंड सेकेंड निकालेंगे हम माइनस एच कट बाई 2 के लिए, ठीक है।
या फिर बोल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू माइनस एच स्क्वायर बाय 2। सो पी टू जेड हमारे पास हो जाएगा ये 1/2 होल स्क्वायर, सो 1/4। अब ये तो क्या आ गई हमारे पास, एस जेड की फॉर्म में आ गई। इसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है एस एक्स की फॉर्म में। तो एस एक्स की फॉर्म में निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करते हैं, इनको जो सिंबल्स हमें दे रखे हैं इनको कन्वर्ट करते हैं एक्स एक्स में, फिर बाद में हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अब इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, सो स्टेप 2, ये तो हमें किसमें दे रखा था, आइगन स्टेट्स एस एक्स की फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि आइगन स्टेट्स एस एक्स की फॉर्म में क्या होगा। आइगन स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ एस एक्स। तो प्लस के लिए क्या होता है, प्लस एक्स के लिए ये हमारे पास होता है बेसिकली 1/√2 अप स्टेट प्लस डाउन स्टेट, एंड माइनस एक्स के लिए क्या होता है 1/√2 अप स्टेट माइनस डाउन स्टेट, है ना, दोनों के लिए होता है। ये आ गया दोनों के लिए। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें डाउन स्टेट के लिए भी और अप स्टेट के लिए, दोनों के केस के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है यहाँ पे। अब ये दोनों क्या दे रखे हैं, यहाँ पे प्लस है, एक तो प्लस के लिए दे रखा है, एक माइनस के लिए दे रखा है। हमने यहाँ पे निकालेंगे इफ द सिस्टम इज इन डाउन स्टेट। दो केस लेंगे यहाँ पे, एक तो लेंगे हम अप स्टेट के अंदर और एक लेंगे हम डाउन स्टेट के अंदर, ठीक है। और एक चीज याद रखना है यहाँ पे, जो ये वाला है प्लस एच, ये हमारा है प्लस एच कट बाई 2 के लिए, माइनस वाला है जो माइनस एच कट बाई 2 के लिए, राइट। तो स्टेप थर्ड, केस फर्स्ट, if the system is in up state, so the probability of getting प्लस एच कट बाई 2, प्लस एच कट बाई 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हम डिनोट करेंगे P1 से, और P1 x के लिए जो निकाल रहे हैं। प्लस एच कट बाई 2 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये हमें दे रखा है x के अंदर, हमें निकालना है यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू अप स्टेट, तो ये हो जाता है हमारा प्लस x में जो होगा ये अप स्टेट, और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसका मोड का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस एक्स हमारे पास ये दे रखा है, अप स्टेट का जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, ये प्लस की जगह तो हम यहाँ पे यूज करना है ना, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा हमारे पास अप स्टेट डाउन स्टेट ये, एंड इधर आ जाएगा हमारा स्टेट। सो अप स्टेट 1 हो जाता है, अप स्टेट डाउन स्टेट 0 हो जाएगा। सो यहां से हमारे पास क्या जाएगा 1/2, 1 प्लस 0 विच इज 1/2। ये आ गया हमारे पास जब हम अप स्टेट लेके चल रहे हैं। अगर हमारे पास हो डाउन स्टेट तो केस नंबर 2 सेम होगा, इफ द सिस्टम इज इन डाउन स्टेट। अगर डाउन स्टेट के अंदर होता है तो क्या होगा, डाउन स्टेट के अंदर होता है तो हम क्या निकालेंगे P2x प्लस डाउन स्टेट के अंदर का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा 1/√2, और ये हमारा हो जाएगा अप स्टेट डाउन स्टेट, एंड ये आ जाएगा हमारा डाउन स्टेट। तो यहां से 1/2 ये हो जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर, सो दैट यहां से आ जाएगा 1/2।
अप स्टेट के लिए आगे, डाउन स्टेट के लिए आगे, दोनों के दोनों किसके लिए, प्लस h2 के लिए है ना, अप स्टेट डाउन स्टेट। अब अप स्टेट जो एस जेड था उसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी, 3/4, और डाउन स्टेट के लिए कितनी आ रही थी, 1/4। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास यहाँ पे इस केस के अंदर, जो टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास एस जेड के रेस्पेक्टिव में जब हमने सिर्फ एस प्लस h2 लिया, तो प्लस h2 के केस के अंदर दो चीजें आई हमारे पास, अप स्टेट के लिए आई 1/2 एंड डाउन स्टेट के लिए भी आई हमारे पास 1/2, लेकिन दोनों की दोनों किसके लिए थी, प्लस h2 के लिए थी। ये वाला आई थिंक आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना। ओके, स्टेप 4, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, P इक्वल्स टू में अब स्टेट के लिए कितना था वहां पे 3/4 इंटू में 1/2 प्लस 1/4 इंटू 1/2, ठीक है। अब स्टेट वाला था, ये डाउन स्टेट के लिए था, और एस जेड के अंदर, एस एक्स के अंदर दोनों सेम आया था हमारा 1/2, ठीक है। 3/8 प्लस 1/8 विच इज 4/8 एंड हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 1/2, जो कि आंसर हमारा गिवन है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/2। ऑलराइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 mole of an ideal diatomic gas molecule at temperature T such that Kt is much greater than h mu, where mu is the frequency of its vibrational mode. If Cp and Cv are specific heats of this gas at constant pressure and volume respectively, then the ratio Cp and Cv का हमें यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो बोला है इसने। तो देखो यहाँ पे दो चीजें होती है हमारे पास डायटोमिक गैस के पर्सपेक्टिव में, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्वेश्चन नंबर 24 हम यहाँ पे देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेस्पेक्टिव में हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, वहां से फिर हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस के अंदर क्या होता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3 मोड के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। कौन कौन सा, ट्रांसलेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड प्लस वाइब्रेशनल मोड। ऑलराइट, तीन चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दो केस होते हैं जब डायटोमिक केस हो, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस के अंदर दो चीज होती है, फर्स्ट वन होता है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलता है, वाइब्रेशन हमें मिलता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा ना कि सिर्फ ट्रांसलेशन मोड और रोटेशनल मोड हमें देखने को मिलेगा। तो जो इस केस में होता है, नॉर्मल केस के अंदर जो हमारा ट्रांसलेशन मोड होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 3 होते हैं, एंड जो रोटेशनल मोड के लिए होता है वो हमारा होता है 2। तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास इस केस के अंदर होता है वो होता है 5, ठीक है। किस केस के अंदर, नॉर्मल मोड के अंदर। फिर यहीं से हम क्या निकालते हैं, हमारी इंटरनल एनर्जी विच इज यू, यू हमारा क्या से हो जाएगा यहाँ पे 5/2 RT, ठीक है। जो भी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है FRT/2 होता है हमारे पास यहाँ पे, तो 5/2 RT ये होता है। किस केस के अंदर, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना 5 आ गया। अब ऐसे होता है लाइक ये जो इंटरनल एनर्जी या फिर ये निकालता है एवरेज एनर्जी, ये क्या होती है इन द केस ऑफ 3D के केस के अंदर, जब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल हमें दे रखा हो, तो एक जब दे रखा हो ना तो उसके लिए होता है 1/2 KT, सॉरी RT। दो दे रखे हो तो 2/2, तीन दे रखा हो 3/2। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा था 5 है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 5/2 RT। ऑलराइट, और सेकंड केस होता है हमारा हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर के केस के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसलेशन मोड होता है 3 होते हैं, रोटेशनल जो मोड होते हैं वो कितने होते हैं 2, प्लस में यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड भी एड ऑन हो जाते हैं जो कि होते हैं हमारे 2, तो टोटल कितने हो जाते हैं 7। एनर्जी जो आती है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 7/2 RT। स्पेसिफिक हीट हम जानते हैं क्या होता है du/dt, ठीक है। सो स्पेसिफिक हीट du/dt फॉर नॉर्मल के लिए कितनी हो जाएगी 5/2R, फॉर हाई के लिए कितनी हो जाएगी 7/2R। देन यहां से Cp क्या हो जाएगा Cv प्लस R विच इज इक्वल टू 7/2R फॉर नॉर्मल। Cp क्या हो जाएगा फॉर हाई के लिए Cv प्लस R विच इज 9/2R। ऑलराइट, हमें क्या पूछा है रेशियो। अब रेशियो अगर नॉर्मल के केस के अंदर पूछा होता तो क्या होता है, इन दोनों का क्या हो जाएगा 7/5, और रेशियो अगर हाई के केस के अंदर पूछा है तो हमारा हो जाएगा 9/7। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक छोटी सी, ये तो पूरा मैंने डिफाइन किया है कि लाइक हमें किस तरीके से देखना है, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज हमें गिवन थी और वो हमारे पास थी और वो चीज हमें दे रखी थी केबीटी इज मच ग्रेटर देन एचमी, विच मीन्स यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत हाई टेम्परेचर, मतलब ये क्या बोल रहा है एट ए हाई टेम्परेचर के ऊपर हमसे पूछा गया था। तो हाई टेम्परेचर के अंदर सीधा से देख सकते हैं हम, हाई टेम्परेचर के अंदर कितना होगा 9/7 होगा, जो कि ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 9/7, ये आंसर था इतना सा इसका। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25, ए 1 किलोमीटर लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर ऑफ कोर एंड क्लेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 एंड 1.52 रेस्पेक्टिवली, इज लेड इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। Several identical light pulses are launched simultaneously from air on the entrance of this fiber from different angle. Okay. About its axis, as shown below. एक्सिस के अबाउट यहाँ पे हमारे पास ये चीजें आ रही है, ठीक है। The diameter of fiber is small compared to its length. जो डायमीटर होगा वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इस लेंथ, जो इसकी लेंथ है उसके कंपेयर में। The maximum time difference between the pulses emerging at the other end of fiber would be close to, मतलब इसमें जो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है ना वो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको डायग्राम से ही पूरा आपको इस चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास जो डायग्राम दे रखा है बेसिकली क्या दे रखा है हमें, जो दो चीजें हमें यहाँ पर दे रखी है इस तरीके से, सॉरी ठीक है, एंड ये हमें यहाँ पे ये दे रखा है एंड ये हमें यहाँ पे दे रखा है ये, ओके ठीक है। ये तो हमें एक दे रखा है और इसके अंदर एक और दे रखा है हमें कुछ इस तरीके से, ये वाली चीज यहाँ पे ये, ठीक है। अब क्या आ रहा है ना कि यहाँ पे लाइट्स आ रही हैं और यहाँ पे दो मीडियम दे रखे हैं, एक मीडियम में दे रखा है कोर, एक दे रखा है क्लेड, ठीक है, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दे रखा है, जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है हमारे पास यहाँ पे ये कोर होता है, ये क्या होता है इसके ऊपर क्लेड। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2 कितना दे रखा है 1.52, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इक्वल टू 6.1.62 हमें यहाँ पे गिवन है। पूछा है कि इधर से पल्सेज आ रही है, ऑलराइट। ये वाला पूरा एरिया कितना है एयर, अपना एयर का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ठीक है, ऑलराइट। हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, हमसे यहाँ पे पूछा है कि इसके अंदर से निकलेगी, मतलब इसके अंदर से निकलेगी पल्सेस, तो टाइम डिफरेंस देखना है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंस। तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंस कब होगा, या तो एकदम शॉर्टेज टाइम लगे, मतलब सबसे कम दूरी तय करें और फिर निकल जाए,
तो उसमें सबसे कम टाइम लगेगा। एक होगा सबसे ज्यादा दूरी वो तय करे, डिस्टेंस सबसे ज्यादा तय करे, तो डिस्टेंस जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल हम जब केस लेके चलते हैं तो नॉर्मल केस के अंदर आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि सबसे कम टाइम कौन लेगा। एक मिनट, हाँ, सबसे कम टाइम कौन सा लेगा कि आपके पास कोई लाइट आ रही है, वो सीधी आ रही है यहाँ से, ठीक है, इधर से पल्स आ रही है, एकदम सीधी पल्स आ रही है, सीधे की सीधे ऐसे कैसे निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधा सीधा निकल गया, सबसे कम टाइम, शॉर्टेज जो टाइम होगा वो। ठीक है, दूसरा कोई यहां से आ रही है एट ए एंगल की, इतने एंगल पे कि वो ऐसे जिगजैग करके यहाँ पे, मतलब एक तो सीधा निकल गई ये वाली, ठीक है, जो कि शॉर्टेस्ट टाइम होगी। सेकंड क्या आ रही है, यहां से आके हमारे पास क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से मोशन अपना कर रही है इसके अंदर, और फिर यहाँ पे अदर एंड तक ये पहुंच रही है, तो जिगजैग जो करेगी वो सबसे ज्यादा क्या लेगी, यहाँ पे टाइम लेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पे होता है कि इन द लोवेस्ट मोड, सबसे जो कम मोड होता है उसमें क्या होता है ना, मैक्सिमम जो एंगल बनता है इंसिडेंट का वो कितना बनता है हमारे पास, यहाँ पे 90 का बनता है एंगल जो बनता है। और हाईएस्ट के अंदर जब हम देखते हैं तो वो चीजें हमारी होती है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे। थीटा मैक्सिमम जो होता है, थीटा मैक्सिमम के केस के अंदर जो थीटा बनता है हमारे पास, वो थीटा हमारा बनता है यहाँ पे बेसिकली यहां से, जो हम नॉर्मल लेंगे, क्योंकि यहां से लाइट आ रही है अंदर की साइड जा रही है, तो नॉर्मल हमारे पास नॉर्मली हम यहाँ पे ये लेंगे, तो यहां से जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, यहां से जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, थीटा मैक्सिमम बनेगा ये। अब ये क्या होगा, जब यहां से जो लाइट जा रही है यहां से सीधा का सीधा निकल रही है, तो उसके लिए जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा अंदर की साइड में जाके। ठीक है, तो इसके लिए जो एंगल हमारे पास जो 90 डिग्री का बन रहा है ये, तो जो इसका पाथ होगा वो क्या होगा, सबसे कम पाथ होगा ना इस केस के अंदर। ठीक है, एक मिनट, यहां से आएगी, ऑल राइट, आप सही हो। हम यहाँ पे दोनों केस लेके चल सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे ये वाला चीज ज्यादा बेटर लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीजें। जो नॉर्मल होगा नॉर्मल हमारे पास ये वाला होगा, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है ना, एक तरीके से आप इसको ऐसे टिल्ट कर देंगे तो नॉर्मल हमारा ये हुआ, ऐसे लाइट आ रही है और अंदर साइड कहीं पे जा रही है, फिर सीधी लाइट आ रही है तो सीधे सीधे जा रही है, इसको ऐसे वर्टिकली अगर हम इसको खड़ा कर देंगे तो ऐसे, ठीक है, तो नॉर्मल हमारा ये हो गया। नॉर्मल के अलाउंग जो एंगल होगा जो सबसे मिनिमम टाइम ले रहा है, ठीक है, सो पहला केस हम लेते हैं, एट मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम के केस के अंदर जो एंगल हमारा बन रहा है, ये एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए एंगल। जो ये एंगल होगा वो कितना होगा यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए 0 डिग्री का। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल हुआ, तो 0 डिग्री के केस के अंदर अब हमारी क्या होते हैं, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, एन दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। लेंथ अपने पास गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, लेंथ क्या दे रखी है हमें 5 किलोमीटर, विच इज हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, लेंथ अपने पास दे रखी है, हमें निकालनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालने के बाद टाइम अपना निकल जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है इन द केस ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर के केस के अंदर जो वेलोसिटी होती है ना वो होती है हमारे पास बेसिकली v इक्वल्स टू में c cos थीटा डिवाइड्स में n, एक जनरल एक्सप्रेशन जो होता है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, थीटा डिपेंड करता है एंगल पे, किस एंगल पे आ रहा है। अब अगर ये सीधा का सीधा आ रहा है, यहाँ पे सीधा का सीधा अंदर की साइड आ रहा है, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे, एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0। तो एट ए मिनिमम टाइम के लिए अपन इसको मानते हैं v1, ये कितना हो जाएगा cos थीटा, cos 0 कितना होता है 1, तो हो जाएगा c अपॉन में n1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं हम, एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस, एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं टाइम, या फिर डिस्टेंस सेम चीज है। मान लो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू हम क्या ले रहे हैं, क्रिटिकल एंगल पे ले रहे हैं, कोई भी एंगल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ओके, क्रिटिकल एंगल होगा बेसिकली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्मल दे रखा है हमें, है ना। अब नॉर्मल क्या कर रहा है, यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हो रहा है एट ए मैक्सिमम एंगल, इतने एंगल पे कि ये क्या कर रहा है, फिर बाद में इस तरीके से जा रहा है ये, ठीक है, मतलब वो क्या हो रहा है,
कि ये चीज हमारे पास है, इतने एंगल पे हमने ये करा कि आगे ना जाके मतलब और इतना टिल्ट हो गया, वापस तो आ नहीं सकता, वापस तो आना नहीं है, बाहर थोड़ी निकालने से, बाहर नहीं निकालना ना हमें जस्ट क्या करना है इसको अंदर की साइड, तो अंदर की साइड जो ये वाला पार्ट होगा इस तरीके से, हमें क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ये जो हमने नॉर्मल पेन यहां से इतने एंगल पे आएगा ये कि वापस तो जाना नहीं चाहिए, मतलब वापस एयर के अंदर जा रहा है सिग्नल, एयर के अंदर जाना नहीं चाहिए, हमें जस्ट अंदर की साइड डालना है, मतलब अंदर पल्स जानी चाहिए, है ना। और दो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टिव वो दे रखे केसेस, मीडियम्स दो दे रखे हैं, राइट। तो यहां पे जब आया तो उसने क्या करा, यहां से इतने एंगल पे आया, ये वाला जो एंगल है इतने एंगल पर आया कि ये इधर इस पे जाएगा, इससे उधर जाने तो वापस बाहर निकल गया, तो मैक्सिमम क्या होगा कि जो इसकी रेडियस के अलोंग, डायमीटर के अलोंग आएगा। अब डायमीटर के अलोंग यहाँ पे तो आ गया, मतलब यहां से आया डायमीटर के अलोंग यहाँ पे गया, बट यहां से ऊपर जाते हैं मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे नीचे कोर दे रखा, ऊपर क्लैड दे रखा है, कोर और क्लैड में मतलब एंगल डिफरेंस आएगा, तो जो एंगल डिफरेंस की वजह से फिर क्या हुआ, यहाँ से ये चीजें फिर ऐसे हमारे पास इसमें ये जिगजैग यहाँ पे करने लगेगा, ठीक है, जिगजैग करेगा। अब जिगजैग के केस के अंदर हम पहले निकालेंगे यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल आ रहा है हमारे पास, क्रिटिकल एंगल रहता है कि सरफेस के अलोंग जा रहा है, तो क्रिटिकल एंगल निकालने के बाद हमारे पास मैक्सिमम एंगल आ जाएगा, जो थीटा हम निकाले ना एंगल, ये मैक्सिमम एंगल आ जाएगा जिसकी वजह से जो अंदर ही जिगजैग मोशन हो रहा है ये हमारा यहाँ पे इजिली कंडक्ट हो, राइट। तो इस एंगल के लिए हमारे पास क्या करते हैं ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्नेल लॉ, बेसिकली स्नेल लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो स्नेल लॉ क्या होता है हमारे पास, जो बाहर से ये वाला जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये अंदर, ठीक है, ओके। स्नेल लॉ से जो हमारा एंगल आएगा ना थीटा मैक्सिमम, जो थीटा सी क्रिटिकल टेम्परेचर में हम बोल के चल रहे हैं, वो हो जाएगा हमारे पास साइन ये वाला n2 डिवाइड्स में n1, ये इनवर्स, ठीक है, ओके। एक और चीज जो हम यहाँ पे लेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है ना, यहां से जा रहे हैं हम यहाँ पे और फिर अंदर ये एंगल देख रहे हैं, तो हमारा जो एंगल हो रहा है ना वो यहां से देख रहे हैं हम यहाँ पे, कोई भी मान लो ये एंगल है हमारे पास ये थीटा, राइट, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन के अंदर हमने ये एंगल निकाला साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, सॉरी ये एंगल जो है ये हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा ना होके जो ये थीटा वाला एंगल आएगा ना, अरे राइट, थीटा 90 माइनस थीटा, स्नेल लॉ से जो हमारा थीटा मैक्सिमम आएगा ना, थीटा मैक्सिमम एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला जो हम एंगल निकाल ले एकदम 90 ना मान के हम 90 माइनस थीटा लेके चल रहे इधर का, और दूसरा तो हमारा 90 हो ही जाएगा, हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ साइन 90 माइनस थीटा जो क्रिटिकल एंगल होगा सी, वो हो जाएगा हमारे पास n2 डिवाइड्स में n1, राइट, n2 डिवाइड्स में n1, और जो टाइम होगा हमारे पास यहाँ पे वो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी c cos थीटा डिवाइड्स में n1 होगा, यहाँ पे n1 के अंदर इसी के अंदर जा रहा है ना, वेलोसिटी तो पूरी इसके अंदर कवर हो रही है, यहां से स्नेल लॉ से जो हम यहाँ पे निकालेंगे तो cos थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे n2 डिवाइड्स में n1, तो इसको जब हम करेंगे सोल्व तो ये आ जाएगा हमारे पास c डिवाइड्स में n1 इंटू में n2 डिवाइड्स में n1, ठीक है। मैक्सिमम टाइम लगेगा हमारे यहाँ पे, मिनिमम टाइम लगेगा हमारा यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, जस्ट इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें, ठीक है, कि मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर कितना डिफरेंस लग रहा है, तो ये तो हमारे पास आ गया क्या वेलोसिटी। अब हम निकालते हैं हम टाइम, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी ये आ गई तो टाइम क्या होगा इसके लिए t1, t1 बेसिकली होता है डिस्टेंस डिवाइड में वेलोसिटी, तो डिस्टेंस हमारे पास l दे रखा है दोनों के लिए, वेलोसिटी आ गई c अपॉन में n1, सेम फॉर t2 में क्या दे रखा है l डिवाइड्स में
सी अपॉन में n1, n2 अपॉन में n1। ठीक है, सो मैक्सिमम टाइम डिफरेंस डेल टी, ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 क्या दे रखा हमें, ये वाली चीज, सी अपॉन में n1 इंटू में n2 अपॉन में n1 माइनस L डिवाइड में सी अपॉन n1। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है L अपॉन में सी अपॉन में n1, तो इसको लिख सकते हैं n1 L अपॉन में सी, अंदर आ जाएगा यहाँ पे n1 डिवाइड्स में n2 माइनस 1। ठीक है, ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक डायग्राम आपने देख लिया होगा, डायग्राम मूव करते रहो। डेल टी हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 3, n1 हमें दे रखा है 1.62, c हमारा होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8, n1 हमारा दे रखा है 1.62, n2 दे रखा है 1.52 माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 1.62 डिवाइड्स में 3 इंटू 10 टू पावर 8, अंदर ये हो जाएगा वापस 1.62 माइनस 1.52 डिवाइड्स में 1.52। इसको जब सोल्व करेंगे ऊपर का वो सोल्व होगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छः 30 और 31, 5 कम 5 और 3 8 इंटू 10 टू की पावर 3 डिवाइड्स में 3 इंटू 10 टू की पावर 8 इंटू 0.1 डिवाइड्स में 1.52। तो हमारे पास जो डेल टी की वैल्यू आएगी, ये डेल टी की वैल्यू इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगी 355.26 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, 355.26 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू लगभग हो जाएगी 355 नैनो सेकेंड, जो कि हमें अप्रोक्सीमेट आंसर गिवन है हमारे ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 355 नैनो सेकेंड। समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर कमेंट में बताना, फिर हम इसको थोड़ा और क्लियर कर देंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, किस पॉइंट पे डाउट है, वो भी बताना इसमें मेरे को। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय U इक्वल्स टू में, ये फंक्शन हमें दे रखा है, वेयर V इज द वॉल्यूम, S इज द एंट्रोपी, N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड R इज द कांस्टेंट, द फंक्शन Gn इज प्रोपोर्शनल टू। Gn किसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 हमें यहाँ पे गिवन है U इक्वल्स टू में Gn V की पावर माइनस 2/3 एक्सपोनेंशियली ऑफ 2x डिवाइड में 3nr। इसको हमें प्रूफ करना है कि Gn की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, Gn की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कि हमें पता है जो यहाँ पे ये होते हैं V वॉल्यूम, S एंट्रोपी एंड N आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, विच मीन्स V क्या होता है, V को हम एक फैक्टर से डिफाइन करते हैं लैम्डा V से, N को हम डिफाइन करते हैं लैम्डा N से, एंड S को डिफाइन कर देंगे लैम्डा S से। ठीक है, और ऑल्सो वी नो दैट कि U जो होता है वो किसके होता है, किसका फंक्शन होता है, S V एंड N का फंक्शन होता है। सो यहाँ पे अगर U को हम चेंज कर रहे हैं इन क्वांटिटीज से, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा S लैम्डा V लैम्डा N, so that lambda U also S V N। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब हमें क्या करना है, V N S एंड U की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V S N and U into इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा U इक्वल्स टू में G लैम्डा N लैम्डा V की पावर -2/3 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 लैम्डा S 3 लैम्डा N एंड R, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, लैम्डा U इक्वल्स टू में G लैम्डा N, यहां से लिखेंगे तो लैम्डा -2/3 V की पावर -2/3 एक्सपोनेंशियल ऑफ, एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा तो सेम चीज आ जाएगी 2s अपॉन में 3nr। इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए ना, बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए gn का देखना है हमें फैक्टर। हमें यहाँ पास u भी आ गया, एक्सटेंसिव वेरिएबल के केस के अंदर v n s सारी चीज आ गई, हमें g के लिए देखना है। g के लिए लैम्डा की जो पावर आएगी वही इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब वही n का प्रोपोर्शनल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये वाले जो टर्म है यहाँ पे, ये दोनों के अंदर सेम है, इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी सेम है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू v की पावर -2/3 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2s अपॉन में 3nr की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज ऑफ दीज बोथ टर्म्स आर इक्वल्स। तो ये वाला रख सकते हैं, आपने कर लिया अभी तक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये एज इट इज आ जाएगा। एलएचएस तो हमारे पास G लैम्डा N लैम्डा की पावर 2/3 इंटू V की पावर -2/3 एक्सपोनेंशियल की पावर ये वाली यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो GN को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या जाएंगे, U डिवाइड्स में GN, ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 और सेकंड और 1 से। तो अब U से U कैंसिल आउट दोनों साइड से, ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, G लैम्डा N इक्वल्स टू में लैम्डा -2 की पावर 3b है, ये हो जाएगा लैम्डा G की पावर N। सो लैम्डा N ये आ जाएगा लैम्डा डिवाइड्स में लैम्डा की पावर -2/3 GN। सो लैम्डा की पावर 1 + 2/3 GN। तो यहां से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, G लैम्डा की पावर N इक्वल्स टू लैम्डा की पावर यहां से क्या जाएगी 5/3 GN। अब जो लैम्डा की पावर होगी ना वही जो इसका, जैसे G किसका फंक्शन है, N का फंक्शन है, तो N की उतनी ही पावर के वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑफ दिस इज क्या है, यहाँ पे ये जो GN है, यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास ये वाली आई है, ये क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। और होमोजीनियस फंक्शन में ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो GN होगा हमारे पास अब ये प्रोपोर्शनल होगा N की पावर 5/3 के। अब बोलोगे सर कैसे, तो कैसे कैसे होगा कि अगर मान लो कि लैम्डा को हम वही लैम्डा N से इसको रिप्लेस कर दें, लैम्डा N से इसको आप रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा N की पावर 5/3। सो ये क्या हो रहा है, लैम्डा की पावर 5/3 N की पावर 5/3। दोनों इक्वेशन को आप अगर कंपेयर करोगे, दोनों इक्वेशन को आप अगर कंपेयर करते हो तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ये चीजें लैम्डा की पावर 3n आ गई, GN आ गया, GN किसके ऊपर हो रहा है, ये N की पावर 5/3। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे N की पावर 5/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट वन। समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 एकदम इजी क्वेश्चन था, बिना पेन चलाए हो जाना चाहिए था आपसे। ये हमें दे रखा है, द सर्किट कंपोज्ड ऑफ NPN ट्रांजिस्टर ऑफ हाई बी, ठीक है, बीटा की वैल्यू हाई दे रखी है, रेजिस्टर्स एंड स्विचेस इज शोन इन द फिगर
द बायसिंग इज सफिशिएंट टू टर्न ऑन द ट्रांजिस्टर व्हेन रेस्पेक्टिव स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। ठीक है, S1 और S2 जब हम क्लोज कर रहे हैं तो जो हमारे जो रेजिस्टेंस हो गए इतना बाइसिंग होगा कि रेजिस्टेंस हमारे ऑन हो जाएंगे, वो मतलब नॉर्मली जो वर्क करते हैं वो होंगे जब कब, जब दोनों स्विच क्या होंगे, ऑन होंगे। तो ये वाला जो केस होता है ना, बेसिकली ये वाला केस हमारा यूज होता है जब हम गेट्स की बात करते हैं, लॉजिक गेट्स, एंड की, और की, उनको जब हम ट्रांजिस्टर्स की फॉर्म में हम जब डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। और ट्रांजिस्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है वहां पे वो भी देखते हैं। तो पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट। हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 सर्किट हमें दे रखा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है और ये सर्किट है जो अभी आपको डायग्राम में भी शो हो गया होगा। अब ये क्या बोल रहा है ना कि जब दोनों सर्किट हम क्लोज कर रहे हैं, दोनों S1 और S2 जब क्लोज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर हमारे क्या है, ऑन स्टेट के अंदर है, राइट। अब आगे इसने पूछा है द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स RS, किसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज निकालना है, R इक्वल टू 100 किलो ओम के रेस्पेक्ट में। ऑप्शन दे रखा है 5 वोल्ट विद बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। पहले देख लेते हैं 5 वोल्ट हमें कब मिलेगा, 0 वोल्ट कब मिलेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि 4 केस लेते हैं। फर्स्ट केस S1 S2 क्या है हमारे पास, ओपन, मतलब 0 से साइन हम करेंगे ओपन, 1 से करेंगे हम क्लोज। सेकंड केस के अंदर हम लेते हैं S1 ओपन है, S2 क्लोज है। थर्ड लेते हैं S1 क्लोज है, S2 ओपन है। एंड फोर्थ लेते हैं S1 भी क्लोज है, S2 भी क्लोज है, ठीक है। 4 चीजें हम लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है, जब ये हाई लो स्टेट के अंदर होता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है ना कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये होता है हमारे पास ओपन स्टेट के अंदर, ओपन सर्किट, ठीक है। जब ये हाई स्टेट के अंदर होता है तो उस केस के अंदर होता है ये शॉर्ट सर्किट के अंदर, ठीक है। 1 बाय 1 लेके चलते हैं। जब S1 और S2 दोनों के दोनों क्या हो, ओपन हो, तो जब ओपन होगा तो हमारे पास जो यहाँ पे वोल्टेज आएगी इसकी क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पे भी क्या आएगी, 0। अब दोनों से अगर ये 0 वोल्टेज आ रही है तो 0 वोल्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके इस पॉइंट पे अगर 0 वोल्टेज आ रही है हमारे पास, इस पॉइंट पे देखना है। बेसिकली यहाँ से ही हमारा क्या होता है, डिसाइड होता है कि ट्रांजिस्टर हाई स्टेट के अंदर होगा या लो स्टेट के अंदर होगा, ठीक है। जब दोनों के दोनों 0 है, दोनों स्विच ओपन है, तो ओपन के केस के अंदर क्या होगा, 0 वोल्टेज आ रही है। 0 वोल्टेज दैट मीन ये दोनों ट्रांजिस्टर किसके स्टेट के अंदर है, ओपन स्टेट के अंदर। ओपन स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओपन स्टेट का मतलब एक तरीके से आप सही समझ सकते हो कि कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे है। तो अगर ये वोल्टेज जो 5 वोल्ट की हमारे पास आ रही है, इधर जाएगी, इधर जा नहीं सकती, इधर भी है, जा नहीं सकती, कहां पे आएगी, कंप्लीट वोल्टेज यहाँ पे आएगी 5 ओम के रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज, जो वोल्टेज हमें दे रखा है यहाँ पे, ये कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे, V की वैल्यू 5 वोल्ट। अगला केस लेते हैं S इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 1। S इक्वल टू 0 का मतलब ये तो 0 एज इट इज होगा, ये वाला तो क्या होगा हमारा ओपन स्टेट के अंदर होगा। S1 S2 हो नहीं, हाँ, S2 इक्वल टू में 1।
1 के केस के अंदर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, मतलब अब की बार ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ सीधा सीधा पूरा का फ्लो होगा। ठीक है, ओके। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो वोल्टेज होगी, अब ये वोल्टेज रेजिस्टर से ना जाके सीधा हमारे पास किधर से निकल जाएगी, कंप्लीटली ऐसे कैसे निकल जाएगी यहाँ से, क्योंकि वोल्टेज का एक नेचर होता है ना कि जहां पे रुकावट कम होगी उस रास्ते से वो ज्यादा जाएगी। तो रुकावट कहां पे कम है, यहाँ पे कम है, तो सीधा इधर से निकल जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज हमें क्या मिलेगी, 0। आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगी हमें क्या मिलेगी, 0। थर्ड केस लेते हैं S2 0, मतलब वही ओपन। S1 लेते हैं 1, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के केस के अंदर क्या हुआ, अगेन वी गोट द 0। अब की बार दोनों की दोनों 1 है, मतलब दोनों हाई के अंदर, मतलब शॉर्ट सर्किट तो दोनों तरफ से निकलेगी, यहां से जाएगी नहीं, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 5 वोल्ट व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। S1 एंड S2 क्लोज है, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 वोल्टेज मिल रही है। ऑप्शन फर्स्ट गलत। सेकंड है 5 वोल्ट व्हेन आइदर S1 और S2 आर क्लोज्ड। आइदर S1 और S2 क्लोज कर रहे हैं तो भी हमारे पास क्या मिल रहा है, 0। 5 वोल्ट व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर ओपन। दोनों के दोनों जब ओपन है, दोनों की वैल्यू जब 0 है, तो हमें पास क्या मिल रहा है, आउटपुट में 5 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। एंड 0 वोल्ट व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर ओपन, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। देखते ही पता लग जाएगा यहाँ पे। और इस तरीके से हम इसका और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इन ट्रांजिस्टर के थ्रू ही हमारे पास। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 27, देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 28 हमें क्या दे रखा है, पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is in the third energy state, eigenstate of an infinite potential value of width a. The time interval in which the phase of this wave function changes by 2 pi. जो फेज चेंज होगा ना, फेज चेंज क्या होता है ना, वेव फंक्शन के अंदर फेज चेंज होगा, वो कितने वजह से हो रहा है, 2 पाई से चेंज हो रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे क्या बोला है ना, एक तो बोला है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है, हाँ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होता है, और ये फंक्शन आप ऐसे लिखना, साइन x टाइम 0 दे रखा है, ये होता है 2/a अंडर रूट में साइन, और स्टेट हमें दे रखी है थर्ड एनर्जी स्टेट। थर्ड मतलब n = 3, ठीक है। अगर ये बोलता ना थर्ड एनर्जी स्टेट की जगह अगर ये बोलता थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो n = 4 होता। दो चीजें समझना, अगर ये बोल रहा थर्ड एनर्जी स्टेट, थर्ड एनर्जी स्टेट, तो थर्ड एनर्जी स्टेट का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट से काउंट करता रहा, एक पहला ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, ऐसे। तो यहाँ पे जो n होगा वो क्या होगा, 3। बट अगर ये बोल दे थर्ड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, तो इस केस के अंदर n = हमारा होता है 4, क्योंकि जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट आता है ना, तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड को अंदर तो होता नहीं है, तो फर्स्ट से हम काउंट करते हैं, तो उस केस के अंदर n = 4 आ गया। बट इसने दे रखा थर्ड एनर्जी स्टेट, मतलब n = 3 लेना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 पाई x डिवाइड में a। ये तो हो गया वेव फंक्शन। हमें दे रखा है टाइम के साथ जिसका चेंज हो रहा है, द टाइम इंटरवल इन विच द फेज ऑफ दिस वेव फंक्शंस विल चेंज बाय 2 पाई। जो फेज होता है ना, फेज चेंज हमारा बेसिकली इसमें होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा फाई की टर्म में, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी होता है। तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या गिवन है वो चीज देखते हैं। टाइम के रेस्पेक्ट में गिव चेंज हो रहा है हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस में आयोटा, फेज दे रखा है 2 पाई साइन x 0। ये चीज तो क्या है हमारे पास, गिवन है। जो बेसिकली हम यहाँ पे xt निकालते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, एंड साइन xt इन जनरल केस जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा e t अपॉन में h कट साइन x 0, ऐसा निकालते हैं हम यहाँ पे जो फेज निकालते हैं, या फिर हम t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम वेव फंक्शन निकालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 कुछ नहीं करना, जस्ट इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करना है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा ई टी अपॉन में एच कट इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2 आयोटा पाई। बेस सेम है तो पावर सेम होगी,
ईटी अपॉन में एच कट इक्वल हो जाएगा 2 पाई। टाइम निकालना है बेसिकली 2 पाई डिवाइड्स में एच, सॉरी 2 पाई एच कट डिवाइड्स में ई। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दे रखा है, थर्ड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट दे रखा है, तो जिसके लिए एनर्जी क्या होगी हमारे पास, बेसिकली क्या होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में 2m a स्क्वायर। सो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 3 जा 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में 2m a स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या जाएगा 2 पाई एच कट इंटू में 2m a स्क्वायर डिवाइड्स में 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। अब आप ये देखना, पहले तो इसमें एच कट में दे रखा है, फिर एच में दे रखा है, एच कट में दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एच कट से एच कट हो जाएगा 4a स्क्वायर m डिवाइड्स में 9 पाई एच कट। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है हमारे पास 4m a स्क्वायर अपॉन में 9 पाई एच कट। ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम इजी आंसर है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर द डिवाइस डी शो इन द फिगर बिलो, इट्स करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन बाय I इक्वल्स टू AV प्लस में BV स्क्वायर, वेयर I इज द करंट, V इज द इनपुट वोल्टेज एंड A and B आर कांस्टेंट्स। The device is used to mix voltage signals V equals to VD plus VAC। एक डायरेक्ट करंट दे रखा है, एक अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है। VAC जो अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है वो क्या दे रखा है V नोट cos ओमेगा t where VD and V नोट आर कांस्टेंट्स। सो हमें यहाँ पे क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमसे यहाँ पे पूछा गया। जैसे कि हमारे पास VAC दे रखा है ना, तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स यूज हो रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, बेसिकली एक जनरल फिक्स ओमेगा यूज हो रहा है। तो ऐसे हमें बताना है करंट के अंदर कौन कौन से यूज हो रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29 हमें गिवन है, डायग्राम दे रखा है कुछ ये, यहाँ पे वोल्टेज इधर से करंट जा रहा है I एंड D, कोई डिवाइस है, ठीक है। V हमें गिवन है VDC, VAC, VAC में हमें गिवन है V नोट कोस ओमेगा टी। I हमें गिवन दे रखा है AV प्लस में BV स्क्वायर। कुछ नहीं करना, जस्ट V की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है इसके अंदर। तो जस्ट इसके अंदर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा I इक्वल टू में A VDC प्लस VAC प्लस B VDC प्लस VAC होल स्क्वायर। ओपन करते हैं AVDC AVAC BVDC स्क्वायर BVAC स्क्वायर VAC VDC, ठीक है ये आ गया। अब VAC की वैल्यू, VDC तो हमारे पास कांस्टेंट है, VAC की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, I इक्वल हो जाएगा AVDC एंड BV ये वाला DC स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, हाँ ठीक है दोनों चीजें कांस्टेंट है, प्लस AV नोट कोस ओमेगा टी प्लस यहां से BV नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एंड देन यहाँ पे भी इसकी वैल्यू हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, तो BV 2B V नोट VDC कोस ओमेगा टी। ऑलराइट, हमारे पास जब फेज निकालते हैं ना, जो भी पावर वाली टर्म्स है उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, हम जस्ट रखते हैं विदाउट पावर, मतलब पावर 1 होगी, सिर्फ कोस की जो फंक्शन होगा उनकी। यहाँ पे सारी चीजें ठीक है, बस इसकी पावर क्या है स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर को हम जब नॉर्मल करेंगे तो हमारे पास एक त्रिकोण का फॉर्मूला होता है, वो क्या बोलता है हमें कोस स्क्वायर ओमेगा टी विच इज इक्वल टू 1 प्लस में कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड्स में 2। ये हमारे पास कोस का फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस फॉर्मूले को हम रखेंगे तो हमारे पास जो I आएगा करंट, वो क्या आ जाएगा
ए वी डी सी बी डी सी सॉरी बी वी डी सी स्क्वायर प्लस ए वी नोट कोस ओमेगा टी प्लस बी वी नोट स्क्वायर 1 प्लस में कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड्स में 2 प्लस 2 बी वी नोट वी डी सी कोस ओमेगा टी। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। आई इक्वल्स टू में कॉन्स्टेंट टर्म्स लेते हैं वी डी सी प्लस वी डी सी स्क्वायर और एक आ जाएगा यहां से बी वी नोट अपॉन में 2 कॉन्स्टेंट है ये वाली चीजें प्लस अब देखते हैं कोस ओमेगा के साथ कौन कौन सी चीजें ए वी नोट प्लस 2 बी वी नोट डी सी एंड यहां से आ जाएगा फिर हमारे पास बी वी नोट स्क्वायर डिवाइड्स में 2। जस्ट हमें क्या देखना है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। फ्रीक्वेंसी देखो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है इसकी तो कोस ओमेगा मतलब कोस ओमेगा अगर यहाँ पे लिखता है तो कोस 0 टी है यहाँ पे। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू अगर 0 रखता है तो 1 हो जाएगा। एक तो आ रही है 0, यहां से देखते हैं तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है ओमेगा एंड देन यहां से फ्रीक्वेंसी टर्म क्या आ रही है पास 2 ओमेगा। तो करंट में अपने पास क्या क्या आ रही है 0 ओमेगा एंड 2 ओमेगा। तीन चीजें हमारे पास है, खत्म है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है यहाँ पे, इसमें है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इवन कोस के जेड प्लस में ओमेगा टी इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए perfect reflecting mirror in equilibrium vacuum. If the permittivity of free space is epsilon naught, the force exerted on an area A of the mirror would be। हमसे पूछा है यहाँ पे फोर्स, ठीक है, हमें दे के रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पूछा क्या है फोर्स। तो यहाँ पे दो चीजें नोट करने वाली है, एक होता है ना, एक होता है हमारे पास परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, दूसरा होता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, हमें EM वेव दे रखी है, क्या दे रखी है इवन वेक्टर कोस के जेड जेड प्लस ओमेगा टी। ठीक है, दूसरा दे रखा है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, अब परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग का क्या रोल होता है वो भी हम देखते हैं आगे। दो चीज होते हैं, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग और दूसरा होता है एब्जॉर्बिंग। चलो ये कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलते हैं। ठीक है, हमें निकालना है फोर्स जो इसके ऊपर एग्जर्ट मतलब इसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है वो, और ये हमें किस डायरेक्शन में दे रखी है जेड डायरेक्शन के अंदर। कैसे जानते हैं यहाँ पे जेड डायरेक्शन के अंदर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे के की वैल्यू जो दे रखी है वो किस में दे रखी है जेड में। ठीक है, फोर्स निकालना है हमें। फोर्स क्या होता है, फोर्स बेसिकली होता है प्रेशर इनटू एरिया, जिसके ऊपर प्रेशर, और प्रेशर वाले टर्म आएंगे हमारे पास यहाँ पे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बिंग से। हमें निकालना है प्रेशर एरिया में दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है यहाँ पे मिरर दे रखा है रिफ्लेक्टिंग मिरर, और जो इसके लिए एरिया होगा एरिया हमारे पास ए दे रखा है सीधा। ठीक है, और एरिया ए की कोई वैल्यू दे नहीं रखी, यहाँ पे दे रखा है। अब हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर बेसिकली जो होता है ना हमारे पास वो होता है पी की वैल्यू होती है 2s अपॉन में ए, सॉरी 2s अपॉन सी।
प्रेशर होता है P इक्वल्स टू में 2s अपॉन C। अब C क्या होता है यहाँ पे, C की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, सॉरी C नहीं S होता है हमारे यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर S होता है, C हमारा स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी 2s। गड़बड़ क्या थी यहाँ पे, एक तो दे रखा था ये 2s प्लस सी किसके लिए, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए। मान लो कि अगली बार आपके पास क्वेश्चन आ जाए सेम का सेम, बस उसने एक लाइन डेफिनेशन चेंज कर दे, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग की जगह परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कर दे। तो एब्जॉर्बिंग के केस के अंदर जो 2 का फैक्टर है ये नहीं आएगा अपना, सिर्फ आएगा P इक्वल्स टू में एस सी। 2 का फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ आएगा P इक्वल्स टू एस ओन में सी। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है ये भी निकालना होता है मेन चीज। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो हमें बेसिकली गिवन होता है वो क्या होता है हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी। ई का जो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इवन दे रखा है का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखे ना ई के केस के अंदर, ये वाला जो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर होता है ये एस की वैल्यू क्या होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी E1 का स्क्वायर। मैग्नेटिक के केस के अंदर हो जाता है तो बस इतना सा फर्क आता है, म्यू नॉट अपॉन में 2 सॉरी हाँ बी इक्वल्स टू में 2 म्यू नॉट हो जाता है वहां पे। ठीक है, आता सेम का सेम ये चीज होती है, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इसको। P इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी E1 वेक्टर का होल स्क्वायर पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट सी ई वेक्टर स्क्वायर। तो फोर्स हमारे पास क्या आ गया ए एप्सिलॉन नॉट सी ई वेक्टर स्क्वायर। एक तो ये हो गया, ओके ऑलराइट। सेकंड थिंग, अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन और दे रखी है, तो इसके अंदर जो के की डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में है, के जेड में। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग दे रखा है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के केस के अंदर क्या होगा, जो के की डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या दे रखी है जेड डायरेक्शन में, ये दे रखा है ना के जेड जेड डायरेक्शन में। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के केस के अंदर क्या होता है ना, जो मोमेंटम होता है वो कंप्लीटली क्या होता है ना चेंज हो जाता है, अपनी डायरेक्शन क्या होता है कंप्लीटली चेंज। जैसे कि वो अगर एक्स में जा रहा है तो वाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो ये होगा ना के जेड और एस पॉइंटिंग वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म तो इनका दोनों का सेम होता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म बेसिकली दोनों का सेम होता है, बट जो इनकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर के की डायरेक्शन क्या है जेड के अंदर है, तो एस की जो डायरेक्शन होगी पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी जस्ट इसके अपोजिट माइनस एस जेड में। तो जो एस हम ये वाला निकाल रहे हैं, ये वाला इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी क्या हो जाएगी माइनस जेड कैप। तो जो हमारे कंप्लीट इस फॉर्मूले के अंदर फोर्स जो होगा वो क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, जब तो रिफ्लेक्ट हुआ। मतलब मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सीधा सीधा एक्स में आराम से चले जा रहा हूँ, फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है और मैं कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहा हूँ। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो मेरे इधर से धक्का मार रहा है ना सामने से। तो अगर मैं एक्स में जा रहा हूँ तो सामने से अगर धक्का मार रहा है मेरे, तो किस में लगा उसका, मेरी पीछे वाले डायरेक्शन में। मेरी पीछे वाली डायरेक्शन कौन सी माइनस जेड। तो यहाँ पे क्या जाएगी अपने पास माइनस जेड के डायरेक्शन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 माइनस ए एप्सिलॉन नॉट E1 का स्क्वायर जेड के। अरे सी तो कैंसिल आउट हो गया ना, इसमें सी था ना अपन में सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 32। इस क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर द अर्थ टू बी ए फ्री बॉडी रिजिड बॉडी symmetry about its north-south axis if the principal moment of inertia satisfy Iz equals to 1.003 Ix, then its angular velocity would precess about Z axis with a time of nearly। okay. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है सिमेट्रिक। ठीक है, रिजिड बॉडी सिमेट्रिक दे रखा है। तो सिमेट्रिक टॉप सिमेट्रिक बॉडी के अलोंग जो होता है, मतलब हम जब रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो रिजिड बॉडी के अंदर 3 चीज होती है, तो लीनियर होता है, एक सिमेट्रिक टॉप होता है, स्फेरिकल टॉप होता है और एक एसिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज दे रखी है, सिमेट्रिक दे रखा है। ठीक है, वो 4 जो चीज होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा केस दे रखा है सिमेट्रिक टॉप वाला। एक चीज हमें यहाँ पे दे रखी है आईजेड की वैल्यू, आईजेड की वैल्यू दे रखी है 0.003 Ix। सेकंड चीज हमें दे रखी है यहाँ पे सिमेट्रिक। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिक
टॉप की केस के अंदर जो होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आई एक्स इक्वल टू आई वाई होता है, बट नॉट इक्वल टू आई जेड। ये केस होता है सिमेट्रिक टॉप के केस के अंदर, जब हम एएमपी के अंदर रिजिड बॉडी का बारे में पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये होता है, हमसे पूछा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इन द बॉडी फ्रेम इन द फिक्स्ड फ्रेम वुड प्रीसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है ना कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी W, उसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, और ये किस में दे रखा है, प्रीसीजन में। तो प्रीसीजन एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, सो ये क्या होती है, ये दे देता है हमारा ओमेगा इक्वल्स टू में ओमेगा आई जेड माइनस आई एक्स डिवाइड में आई एक्स। हमारे से निकाला है टाइम पीरियड, ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई अपॉन में टी। तो टी किसके केस के अंदर, जो अर्थ के केस के अंदर हमें नॉर्मली जो होता है, तो नॉर्मली अर्थ के केस के अंदर टाइम पीरियड कितना होता है, एक दिन का होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई, और टी की वैल्यू क्या आ गई 1 डे। ठीक है, 2 पाई पर डे। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू में निकालना है हमें, वही ओमेगा भी क्या होता है 2 पाई अपॉन में टी। ये मान लो आप स्पिन वाला केस मान के चल लो इसको, मतलब एक जो कंप्लीट स्पिन कर रहा है अर्थ में। इस टी की वैल्यू निकालनी है 2 पाई अपॉन में टी इक्वल्स टू में 2 पाई इंटू आई जेड की वैल्यू क्या दे रखी है 1.003 आई एक्स माइनस आई एक्स डिवाइड में आई एक्स। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, 1 अपॉन में टी इक्वल्स टू में, यहां से सोल्व करेंगे क्या आएगा 0.003 डिवाइड में 1 ही होगा ये तो। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड में 1000। तो यहां से जो टी होगा वो क्या जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइड में 3, विच इज टी इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 333.33 और ऐसे चलता जाएगा डेज। ऑप्शन नंबर 2 ऑलमोस्ट ही क्या हो रहा है 333 डेज। कौन सा हो गया हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं इसमें। ठीक है, हमारा वही 1.5 आवर की जो क्लास होती है वो हो जाएगी इसमें कंप्लीट। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि इन ए पर्टिकुलर यूनिवर्सल फ्रेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू है, 4 स्टेटमेंट में दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यूनिवर्सल फ्रेम की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोरेंज इनवेरिएंट्स का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर। ठीक है, ओके। और लोरेंज इनवेरिएंट्स का यूज क्यों करते हैं ना, कि लोरेंज इनवेरिएंट ऐसा होता है कि लाइक हमें 2 चीजें दे रखी है और वो हर यूनिवर्सल फ्रेम के अंदर सेम होती है। भले वहां पे जैसे कोई भी कंडीशन है वहां पे अगर अप्लाई करके बोल रहे हैं कि ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर वो यूनिवर्सल फ्रेम है उसकी वैल्यू सेम होगी, तो वो उस वे में सेम होनी चाहिए। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या दे रखा है ई नोट एक्स कैप के अंदर दे रखा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो हमें बेसिकली दे रखा है ई नोट डिवाइड्स में 2c एक्स कैप में। ठीक है, 2 इनवेरिएंट्स होते हैं हमारे पास, लोरेंज जो इनवेरिएंट होते हैं, लोरेंज इनवेरिएंट्स का यूज करते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो ई डॉट बी जो पहला लोरेंज इनवेरिएंट्स होता है, दूसरा होता है मोड ऑफ ई का स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर। ये 2 हमारे पास इनवेरिएंट्स होते हैं, ई डॉट बी और ई स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है,
हमें जस्ट देखना है कि पहले तो जो नॉर्मल कंडीशन हमें दे रखी है ये वाली, इसमें अप्लाई करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम जो कंडीशन हमें दे रखी है वो कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो अदर इनर्शियल फ्रेम जो भी हमारा है उसमें सेटिस्फाई हो रही है हाँ नहीं हो रही है। तो करते हैं शुरुआत। पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो पहला वाला केस लेते हैं हम, फर्स्ट वन ई क्रॉस सॉरी ए डॉट बी, ई क्या दे रखा है ए नोट एक्स कैप डॉट ए नोट अपॉन में 2c एक्स कैप 1 हो जाएगा तो ए नोट स्क्वायर 2c। सेकंड के केस के अंदर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर। ई वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी का स्क्वायर ए नोट स्क्वायर 4c स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए नोट स्क्वायर माइनस में ए नोट स्क्वायर बाय 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड 3 ए नोट स्क्वायर बाय 4। ठीक है, दो वैल्यू हमारे पास आई है, एक वैल्यू हमारे पास आई है ये वाली, दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास ये वाली। अब लेके चलते हैं केसेस जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट वाला हमें दे रखा है कि देयर एग्जिस्ट एन इनर्शियल फ्रेम वेयर ए इक्वल्स टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। पहला दे रखा है कोई इनर्शियल फ्रेम है ए इक्वल्स टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई होगी, सेम वैल्यू देती है, तो हमारे पास क्या होगा सेम चीज आएगी, मतलब इनर्शियल फ्रेम होगा कोई ऐसा एग्जिस्ट करता होगा। ए इक्वल्स टू अगर 0 रखते हैं इस केस के अंदर, तो अगर इस केस के अंदर ए इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ओके यार इसकी तो वैल्यू 0 हो गई। वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए, मतलब एक इनर्शियल फ्रेम में अगर ये दोनों वैल्यू है ना, इन दोनों की वैल्यू ए नोट स्क्वायर अपॉन में 2c और 3 ए नोट स्क्वायर अपॉन में 4 सेम वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम उसको बोल रहे हैं एग्जिस्ट कर रहा है कोई इनर्शियल फ्रेम में एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा, एंड उसके केस के अंदर हम बोल रहे हैं कि कंडीशन हम वो वाली अप्लाई कर रहे हैं बट वो इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं इक्वल टू 0 तो ये वाली चीज 0 हो गई, बट हमारे इस इनर्शियल फ्रेम जो प्रेजेंट में है उसमें क्या है ये इसकी ये वैल्यू दे रखा है, तो इस कंडीशन के साथ तो कोई ऐसा इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये वाला क्या हो गया गलत। सेकंड थिंग हमें दे रखी है देयर एग्जिस्ट नो इनर्शियल फ्रेम वेयर आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। दूसरा केस हम लेके चलते चलिए ये वाला भी बी इक्वल्स टू 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस के अंदर भी क्या होगा सेम, अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 0 वैल्यू देगा, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी कोई इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा। थर्ड केस के अंदर क्या करते हैं हम यहाँ पे कि हाँ दो केस हो गए ना हमारे पास। ठीक है, तो जब एक के 0 होने से इनर्शियल फ्रेम में नहीं है तो दोनों के 0 होने से तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये चीज हो रही है कि अगर दोनों ही 0 मतलब या तो बी 0 हो रहा है या फिर ए 0 हो रहा है, तो उस केस के अंदर ऐसा कोई भी इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 देयर एग्जिस्ट नो इनर्शियल फ्रेम वेयर आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने क्वेश्चंस किए ये आई थिंक ऑलमोस्ट हमने 11 से 12 क्वेश्चंस करे हैं इसमें और हमारा 1.5 आवर हो चुका है। अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हमने, क्योंकि अगर हम जल्दी से क्वेश्चंस कराते तो होप हम पी पार्ट आज इस 1.5 आवर में कर भी लेते, बट पूरा एक्सप्लेन के साथ करवाएं तो थोड़ा टाइम लगेगा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगले क्लास में देखते हैं पार्ट बी में जो हमारे 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी 10-11 क्वेश्चन जो भी बचे हैं इसके अंदर पार्ट बी के अंदर उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इसी तरीके से एक्सप्लेन करके, पूरा एक्सप्लेन करके कि ताकि आगे यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है कुछ भी चेंज करके भी, अगर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी चेंज करता है तो भी हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सकें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है यहाँ पे 35, और आई थिंक हमने बीच में कोई क्वेश्चन छोड़े भी, हाँ 2 क्वेश्चन हमने छोड़े 33 और एक 30, 2 क्वेश्चन में छोड़े, उन क्वेश्चंस को भी हम कवर करते हैं। तो उन क्वेश्चन को भी कवर करते हैं, आगे भी करते हैं। बाकी आपको आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को जरूर, मैं उन डाउट्स को आपको लेके चलूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मेरे कलीग्स हैं जहां पे मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं,
अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब के कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में तो आप बता ही सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कहाँ पे काफी डाउट रहता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और आगे आने वाली क्लासेस के लिए तैयार रहना। हमारी अभी इसी के साथ साथ हम आरपीएससी का पेपर भी सोल्व कर रहे हैं। बाकी आप अगर आरपीएससी तैयारी करते हैं तो आप वो वाला पेपर का सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं जाके, वो भी हमने काफी अच्छे तरीके से इसी तरीके से एक्सप्लेन करके उसको भी हम सोल्व करा रहे हैं। मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे की क्लासेस के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।